अपनी पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज हम 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2020 के क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स से टोटल 18 क्वेश्चन आए थे, जिसको हम सिक्स क्वेश्चन करके 3 पार्ट में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और मेरा नाम शिवम है। मैंने यूपीएससी का मेंस 2 का लिखा है और 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेंस की कॉपी इवेलुएट करने का काम किया है, प्लस मैंने जेआरएफ भी निकाला हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में हम 2020 का सेट ए का क्वेश्चन पेपर से कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 17 से ही इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गोल्ड ट्रेंड्स के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? ये आईएमएफ से रिलेटेड है और ये आईएमएफ में एक कोटा है। कोटा है, इसका मतलब ये है कि आप इतने % रुपीज़ जब भी आपको बीओपी क्राइसिस होता है तो आप आईएमएफ से ले सकते हैं बीओपी क्राइसिस होने पे। और इसके लिए आपकी कोई देयता नहीं होती, क्योंकि आप पहले से ही आईएमएफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसलिए आपको जब भी संकट होता है तो आप वहाँ से कुछ पैसा ले सकते हैं। तो वो जितना पार्ट होता है वही होता है ये रिजर्व ट्रेंड्स या फिर गोल्ड ट्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा। बाकी सबको ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। इट्स अ लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये भी नहीं है। और ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये भी नहीं है। WTO, ये भी नहीं है। अब यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और IMF हो गया, ये हर साल इस तीनों में से किसी न किसी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे WTO से आ चुका है ग्रीन लिस्ट और एम्बर लिस्ट, इस टाइप के जो टर्म है वो आ चुके हैं। वैसे ही IMF से रिलेटेड ही आ गया, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड रिपोर्ट और इंडेक्सेस भी कई बार आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी। अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 है और इसमें पूछा गया है कि इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट योर बैंक इमीडिएटली इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि एग्रीगेट मनी सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट मनी सप्लाई इज़ M3। और M3 का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा आपके पास में है वो वाला पैसा, मतलब जितना भी कैश है पब्लिक में कैश के साथ साथ में जो भी डिमांड डिपॉजिट है बैंक में और जो टाइम डिपॉजिट जमा हो रखा है बैंक के अंदर, ये 3 चीज़ें M3 के अंदर काउंट की जाती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपना पैसा बैंक के डिमांड डिपॉजिट से निकाल के अपने पास कैश के रूप में रखता है, मतलब ये जो C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट था, तो अभी कोई बंदा ये डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकाल के कैश डिपॉजिट में रखेगा तो उसके पास में जो टोटल मनी सप्लाई होगा, टोटल मनी सप्लाई जो है एग्रीगेट मनी सप्लाई, उस पर तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि C प्लस DD प्लस TD ये तीनों मिलकर एग्रीगेट मनी सप्लाई बनाता है। अब ये डिमांड डिपॉजिट से कैश में पैसा चले जाए या फिर कैश से डिमांड में चला जाए या फिर कैश से टाइम में चला जाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टू लीव इट अनचेंज। समझ में आया? एग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। अब इन तीनों में पैसा कोई भी एक दूसरे से में चला जाए लेकिन टोटल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा मतलब क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या पूछा गया है? FDI के बारे में। FDI भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2021 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, 2020 में भी एक क्वेश्चन आ गया और 2023 में भी 2022 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। मतलब कंटिन्यूस से क्वेश्चन आ रहे हैं। FDI इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें क्या है? विथ रेफरेंस टू FDI इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मेजर कैरेक्टरिस्टिक। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है? इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशली इन अ लिस्टेड कंपनी। अच्छा चलो ठीक है। दूसरा देखते हैं, इट इज़ एन लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। और तीसरा क्या है? इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व द डेप्ट सर्विसिंग। और चौथा है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूट वेंडर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो एक इसमें ट्रिक की बात कर लेते हैं। जब भी कोई दो ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर चीज़ बोले या फिर बिल्कुल अपोजिट चीज़ बोले तो आंसर उन दोनों में से ही एक होता है। जैसे इसका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें बात किया जा रहा है डेप्थ के बारे में। एक मिनट, हाँ इसमें बात क्या है? नॉन डेप्ट के बारे में, इसमें क्या बात है? डेप्ट के बारे में। तो ये गैर उधारी की बात है, ये उधारी की बात है, तो ये जस्ट अपोजिट बातें हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है या फिर ऐसे और कोई भी ऑप्शन दिखते हैं जो बिल्कुल अपोजिट है, तो उन दो ऑप्शन में से आपको जो ज़्यादा लॉजिकल लगे वो ज़्यादा सही होता है। लेकिन यहाँ पे FDI का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करके देखते हैं। तो FDI का मतलब क्या होता है? FDI का मतलब होता है यदि कोई बाहर से आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं ला रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ साथ मतलब कैपिटल भी ला रहा है, प्लस टेक्नोलॉजी भी ला रहा है, प्लस इनोवेशन भी ला रहा है, प्लस कुछ जो विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन है किसी चीज़ में, वो भी लेके आ रहा है। और इन सब चीज़ों को लेके आकर वो पार्टनरशिप करता है किसी एक चीज़ में, वो इक्विटी पे शेयर इक्विटी लेता है, किसी चीज़ की इक्विटी लेता है, मतलब
10% या उससे ज़्यादा के शेयर्स उसके पास में होते हैं और वो मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करता है, तो वो होता है एफडीआई। यही डिफरेंस है एफडीआई और एफपीआई में। एफडीआई में आदमी मैनेजरियल पोजीशन पे होता है और एफपीआई में सिर्फ और सिर्फ पैसा आता है और जैसे ही प्रॉफिट का उसको दूसरे मार्केट में ज़्यादा मिलने लगता है प्रॉफिट, वो चला जाता है। लेकिन एफडीआई में ऐसा चीज़ नहीं होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग होता है कैपिटल फ्लो, क्योंकि ये उधारी नहीं है, यहाँ पे ये इक्विटी आ रहा है और इक्विटी के साथ साथ में कैपिटल इनोवेशन टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। हाँ, तो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात किया जा रहा है कि इंडिया का क्या कंडीशन है। इंडियाज़ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन द मर्केंटाइल इंपोर्ट। हाँ सही है, क्योंकि हमें पता ही है कि हम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ऑयल के अलावा मशीनरी भी हम बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। मशीनरी के साथ साथ में हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चिप हो गई। चिप मतलब जो सेमीकंडक्टर चिप होती है, वो हमारी ज़रूरत का 99% जो पार्ट है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता है कि हम जो वस्तुओं के मामले में इंपोर्टर कंट्री हैं और सर्विसेज के मामले में ये देखा जाए तो हम वर्ल्ड के लीडिंग पावर आते हैं। तो हम सर्विसेज में पॉजिटिव रहते हैं, सर्विसेज में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और गुड्स में हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और यदि हम दोनों को मिला दें, सर्विसेज प्लस मर्केंटाइज, ये दोनों को मिलाकर देखें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो टोटल ट्रेड होता है वो हम डेफिसिट में रहते हैं। मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा निगेटिव रहता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं और जो हम बाहर निर्यात कर रहे हैं चीज़ें वो कम है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, तो हमें पता चल गया कि इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्केंटाइज इंपोर्ट। हाँ ठीक है, पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी है डिक्रीज इन रिसेंट ईयर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कम, मतलब ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे के स्टेटमेंट पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन सारे ही पता हो आंसर एग्जामिनेशन हॉल में, एक दो ऑप्शन पता होने पे भी हो जाता है। तीसरा क्या है, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन इंडियाज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा भी सही है। तो देखो पहला तीसरा सही है और दूसरे के बारे में कोई आइडिया नहीं, पहला तीसरा किस में सही है, ये गया ये गया ये गया, पहला तीसरा सिर्फ इसमें ही है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि दूसरे के बारे में पता हो या ना पता हो। फिर वैसे चौथा भी देख लेते हैं, इंडिया सफ़र फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी यहीं पे एक्सप्लेन किया है। और इसी की वजह से हमारा टोटल जो ट्रेड या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, तो बोला जाता है कि ये इंडियन करेंसी जो है बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होगी, जैसे कि अभी हो रही प्रेजेंट टाइम पे, जो $1 बराबर 82 रुपीज़ से भी ज़्यादा हो गया, तो उससे हमें नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि हम एज अ इम्पोर्टर कंट्री है ना कि एक्सपोर्टर कंट्री। तो इस तरीके से देखते हैं कि 52 नंबर वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा। और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम मोस्टली जो गुड्स हैं, वस्तुएं, उनको इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ओवरऑल जो है हमारा नेगेटिव है, इसीलिए हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होती है, तो हमें ज़्यादा नुकसान होता है और ये ज़्यादा एप्रिसिएशन होगा, मतलब ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। मतलब करेंसी में कोई भी तुरंत फ्लक्स होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि वेस्ट टैक्सेस, अच्छा इमीडिएट, इसके बारे में क्या है कि जो देखो ऑयल प्राइसिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑयल की जो प्राइसिंग है उनको हम तीन चीज़ों के बारे में, तीन चीज़ों से देखते हैं। ये तीन कौन कौन से हैं, पहला तो यही हो गया है वेस्ट टैक्सेस इंटरमीडिएट, फिर दूसरा होता है दुबई क्रूड, ठीक है, दूसरा दुबई क्रूड है, और तीसरा जो है ब्रेंट क्रूड। इन तीन चीज़ों, ये तीन जो हैं ऑयल प्राइस का जो बेंचमार्क होता है वो है। इन तीन के आधार पे जो हमारा ऑयल का दाम वर्ल्ड के लेवल पे डिसाइड होता है, ठीक है। जो WTI है जिसके बारे में क्वेश्चन है, इसको ही हम बोलते हैं स्वीट ऑयल। स्वीट ऑयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सल्फ़र का कंटेंट होता है, सल्फ़र का कंटेंट बहुत कम होता है, 0.24% ही होता है। इतना कम सल्फ़र होने की वजह से ये थोड़ा सा कम पॉल्यूशन करता है और इसलिए इसको हम स्वीट ऑयल भी बोल देते हैं। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो ऑयल का प्राइस होता है वो तीन बेंचमार्क पर डिपेंड करता है, पहला WTI, दूसरा दुबई, तीसरा ब्रेंट। और WTI को ही स्वीट ऑयल बोलते हैं क्योंकि इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत कम होती है, और सल्फ़र कितना कम होता है, 0.24% ही सल्फ़र होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्रूड ऑयल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, in the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following। तो इसमें वही है कि लगभग 2 या 3 साल से कंटिन्यूस ये फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें मतलब फाइनेंशियल डेप्ट का मतलब क्या होता है, वो डेप्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जैसे बैंक हो गया, वो होता है फाइनेंशियल डेप्ट। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये हो गया फाइनेंशियल डेप्ट। और जो इनसे अलग चीज़ें होती हैं, जैसे हाउस होल्ड ने कोई लोन लिया,
किसी कंपनी ने कोई लोन लिया या गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया, ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल के द्वारा हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड बैलेंस के द्वारा हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो होंगी वो सारी आएंगी नॉन डेप्ट में। मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है वो फाइनेंशियल डेप्ट है, जो भी फाइनेंस के अलावा और सारी चीज़ें हैं वो होता है नॉन फाइनेंशियल डेप्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हाउसिंग लोन ऑब्वियसली हाउस होल्ड ने लिया है तो नॉन फाइनेंशियल होगा। क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली हम लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या फिर जो भी करते हैं, हम लोग हाउस होल्ड है ना हम लोग, या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ कर रहे हैं तो वो भी है। ट्रेजरी बिल सरकार भी आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बाहर की चीज़ है, तो इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। तो आज हमने इसमें 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन किए हैं, 6 क्वेश्चन टोटल डील किए हैं और 3 पार्ट में हम ये सारे इकोनॉमिक्स का पेपर कवर करेंगे। थैंक यू। और इसी टाइप से हमने 2021 और 2022 के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, वो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। और धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।